इससे दोनों ही रिहा हो जाएंगे और ये दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। अगरचे हर शख्स के खुद के लिए सबसे अच्छी हालत को मुंतखब करने का इम्कान ज़्यादा है। सोमू की हालत पर गौर करते हैं। गवाही देने पर या तो उसे 2 साल की कैद होगी या वो आज़ाद हो जाएगा। अगर चुप रहता है तो या तो 5 साल की सज़ा होगी या रिहाई। तो बेहतर मुतबादिल अगरचे कम नुकसानदा होगा गवाही देना, तो यही बात रामू पर भी लागू होती है। दोनों ही उम्मीद कर रहे होंगे कि सामने वाला चुप रहे जबकि वो खुद गवाही दे दे, जबकि हकीकत में सबसे ज़्यादा इम्कान की सूरत में वो दोनों शायद गवाही देंगे और दोनों जेल में 2 साल बिताएंगे। कैदी की कशमकश एक बेहतरीन इस्तारा है। ताउन और मुकाबला को समझने के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर ये समझने के लिए किया जाता है कि बाज़ार में कैसे हरीफ मसनूआत की कीमत लगाते हैं, जहां ताउन और मुकाबला दोनों ही एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दीगर मुकामात जैसे तनख्वाह, मुआहदे और नीलामी में फ़ैसला करने की सलाहियत का अंदाज़ा अक्सर कैदी की कशमकश के हवाले से ही लगाया जाता है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं खेल के उसूल के बारे में। खेल का उसूल बुनियादी तौर पर हिकमत अमली का साइंस है। यह रियाजी और मुंतकी नुक्ता नज़र से कार्रवाई की हद का तयन करने की कोशिश करता है, जिसको एक खिलाड़ी खेल के एक वसी रेंज में बेहतरीन नताइज को महफूज करने के सिलसिले में इस्तेमाल कर सकता है। खेल शतरंज से लेकर सरोजंग तक और खेल कूद से लेकर बच्चे पालने तक वसी हो सकते हैं, लेकिन तमाम खेलों में बाहमी इन्हिसार एक यकसा नुक्ता होना चाहिए। एक मौजू के तौर पर खेल के उसूल हाल ही में तैयार हुए। साल 1944 में रियाजी दानों की जोड़ी जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने एक किताब थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इस किताब के शाये होने के बाद खेल के उसूल ने काफ़ी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस उसूल के बारे में तफ्तीश नहीं हुई। आइए एक और खेल खेलते हैं जिसका नाम है मुफाद आमा। हमारे पास खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। ग्रुप के हर रुकन के पास एक इब्तिदाई रकम है और इन्हें एक मुश्तरका अकाउंट में शराकत करने का इख्तियार भी दिया गया। अब शराकत के सारे पैसे तमाम खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। जल्द ही ये वाज़े हो जाता है कि तमाम खिलाड़ियों ने बराबर की शराकत नहीं की। अब आम तौर पर अगले दौर से अकाउंट के पैसों में कमी आने लगती है, लेकिन किसी तरह ये रकम कभी सिफर नहीं होती। इसका मतलब है कि ग्रुप में कोई इंतहाई सखी है जो हमेशा कुछ ना कुछ इस अकाउंट में ज़रूर देता है, चाहे कोई और दे या ना दे। इसी तरह कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो बग़ैर कुछ शराकत दिए फ़ायदा ले रहे हैं। एक दिलचस्प हकीकत, जब यह खेल गुमनाम तौर पर खेला जाता है तब शराकत की मकदार में भारी कमी आती है। अब इस खेल को हकीकी ज़िंदगी से कैसे जोड़ा जाए? टैक्स को ही ले लीजिए। हर कोई सड़कों, अस्पतालों या पार्कों को जैसे अवामी वसाइल से फ़ायदा उठाता है। यहाँ तक कि टैक्स चोरी भी जो काफ़ी ताउन नहीं देते। दूसरी जानिब हमारे पास ताउन देने वाले जो हमेशा मुकम्मल टैक्स भरते हैं। एक मज़ीद मिसाल है न्यूयॉर्क स्टेट में वाक़ मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट। यहाँ दाखिला मुफ्त है, हालांकि मेहमानों से $20 का चंदा मांगा जाता है। बहुत से लोग देते भी हैं। म्यूज़ियम को इस ज़रिए से काफ़ी आमदनी होती है। साल 2009 में म्यूज़ियम को $29 मिलियन की आमदनी हुई। यह अतिया खुफिया होता है, अगरचे ये साफ़ है कि और जगहों पर चंदा शफाकत के साथ होता है, इनमें गज़ब का इजाफा होता है। डोनर की मंजूरी अतिया को फ़रोग देने में मदद करती है। अब आपका इस्तकबाल है मैच फैक्टर में। खेल के उसूल पर मुबनी इस किस्त में आइए खेलते हैं एक नया खेल। ये खेल शुरू होता है भाई बहन श्वांग और सेरेना के झगड़े से। इन दोनों के पास एक केक है जो इन्हें आपस में बांटता है, और केक का टुकड़ा बांटना कोई आसान काम नहीं।
जब शिवांग बांटता है तो सेरेना इस पर ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लेने का इल्ज़ाम लगाती है। How is this fair? You have the bigger piece. जब सेरेना बांटती है तब भी यही होता है। I'm going to tell mom right now. I'll tell her what you did. क्या किसी तीसरी पार्टी जैसे कि वालिदैन के ज़रिए केक की तकसीम पर यह परेशानी हल हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि तब भी शिवांग को यह लग सकता है कि इसके हिस्से में कम किशमिश है और सेरेना को शायद लगे कि इसके हिस्से में ज़्यादा अखरोट हैं। तो क्या इस कभी ना ख़त्म होने वाले मसले का कोई हल है? जवाब है हाँ, हल है, और भी बेहद आसान। एक शख्स केक काटे और दूसरा टुकड़े का इंतखाब करे। इससे होगा ये कि केक काटने वाला हिस्सों को जितना हो सके बराबर रखने की कोशिश करेगा और दोनों को ही लगेगा कि इन्हें बराबर का हिस्सा मिला, और इसलिए इस खेल को एक मुनसिफाना तकसीम का खेल कहा जाता है। लेकिन यह मसला और भी पेचीदा हो जाता है अगर हिस्सेदारों की तादाद हो जाए 3। चलिए 3 बच्चों को लेते हैं, शिवांग, सनाया और सेरेना। अब ये केक किस तरह बांटेंगे? पहले सनाया अपने हिसाब से 3 हिस्सों में केक को काटेगी और सेरेना इस अमल की तस्दीक करेगी। अगर इसे सब टुकड़े बराबर लगेंगे तब तो ठीक है, अगर इसे कोई हिस्सा बड़ा लगा तो वह इजाफी हिस्सा को काट देगी। अब आती है शिवांग की बारी टुकड़ा उठाने की। इसके बाद सेरेना की और बचा हुआ हिस्सा जाएगा सनाया को। अब अगर कोई मसावात नहीं है तो तकसीम मुकम्मल हो गई और खेल ख़त्म। अगर नहीं तो शिवांग और सेरेना के दरमियान में जिसने भी बग़ैर कटा टुकड़ा लिया वो बचे हुए केक को तिहाई में काटेगा। अब हर एक बच्चा बचे हुए केक का एक एक टुकड़ा उठाएगा। इस तरह सबसे आखिर में बचा हुआ टुकड़ा मिला सनाया को, जिसने छटनी की थी। पेचीदा है लेकिन मुनसिफाना है। केक की तकसीम किसी भी किस्म के मुनसिफाना तकसीम का सबसे अच्छा इस्तिआरा है। यह अक्सर मदद करता है मौरूसी असासों की तकसीम में, विरासत की तरह, और गैर मौरूसी जायदाद में वक्त और कोशिश की तरह। चलिए बच्चों के झगड़े से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ज़्यादा संगीन मसले की तरफ। मिसेस मुखर्जी और मिसेस खन्ना पड़ोसी हैं। वो हमेशा झगड़ते रहते हैं। मिसेस खन्ना हमेशा मिसेस मुखर्जी के घर की तरफ कूड़ा डाल देती हैं और मिसेस मुखर्जी हमेशा मिसेस खन्ना की तुलसी के पत्ते तोड़ लिया करती हैं। मिसेस मुखर्जी मिसेस खन्ना के घर आ रही टीवी सीरियल की आवाज़ से अक्सर परेशान रहती हैं। इन्होंने अपने इस झगड़े को हल करने का एक अजीब तरीका सोचा। टिक टैक टो या ज़ीरो कांटा खेल। पहले दिन मिसेस खन्ना ने खेल शुरू किया। दोनों खेलती रहीं जब तक कि किसी 3 खानों में एक साथ ज़ीरो या कांटा ना आए। मिसेस खन्ना जीत गई। दूसरे दिन मिसेस मुखर्जी ने खेल शुरू किया और वो जीत गई और काफ़ी खुश भी हुई। पर कुछ वक्त बाद मामला पेचीदा हो गया। तकरीबन हर खेल ड्रॉ हो रहा था। अगर इन्होंने हिकमत अमली या खेल उसूल पढ़ा होता तो वो जानते कि जैसे जैसे खिलाड़ियों का तजुर्बा बढ़ता है खेल के ड्रॉ होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। ऐसे खेलों को इस्तक़लाल वाला खेल कहा जाता है। इसका मतलब है कि खेल का नतीजा शुरू से ही मुतय्यन किया जा सकता है। ज़ीरो काटा जैसे खेल में हम जिस हिसाब से अपनी चालें तय करते हैं इस अमल को खेल शजर कहा जाता है। यह एक ग्राफ की तरह शुरू होता है जिसमें ज़ीरो काटा खेल के खाली खानों से शुरुआत की जाती है। इसमें मुमकिना पहली चाल, दूसरी चाल और ऐसी ही 90वीं चाल तक का अंदाज़ा लगाया जाता है। दिलचस्प है ना? पर मिसेस खन्ना और मिसेस मुखर्जी के लिए नहीं, जिनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, शायद इन्हें लूडो खेलना चाहिए। शतरंज का खेल भी कुछ इसी तरह काम करता है। खेल की पेचीदगी के बावजूद हम पहले ही तमाम नताइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खेल की पेचीदगी के बावजूद हम पहले ही तमाम नताइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी खुसूसियात के चलते इस खेल ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने की काफ़ी मदद की। जैसे 1996 में डीप ब्लू नामी कंप्यूटर जो कि IBM के ज़रिए से तैयार किया गया था। इस वक्त के आलिमी गैरी कास्परोव
को शिकस्त देने में कामयाब रहा। इस वाक़ये से यह साबित हुआ कि एक कंप्यूटर को किस तरह किसी चैंपियन को आम टूर्नामेंट के कवानीन के तहत हरा सकता है। आइए देखते हैं कि किस तरह खेल के उसूल को एक बड़े और वसी तौर पर हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जंग से बड़ा और वसी तो शायद ही कुछ होगा। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। सर्द जंग के दौर में इस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही ने खेल के उसूल का सहारा लिया था बड़े बड़े फैसले करने के लिए। आइए पता लगाते हैं कैसे। दूसरी आलमी जंग के बाद सन 1949 में कम्युनिस्ट तौसीह के इम्कान ने अमेरिका और 11 मगरबी ममालिक को खतरे के इशारे दिए, जिसकी वजह से शुमाल अटलांटिक मुआहदा तंजीम NATO की तश्कील हुई। सोवियत यूनियन और इसके मुंसलिक मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट कौमों ने सन 1955 में एक हरीफ तंजीम कायम की, जिसका नाम था वारसा मुआहदा। इस अर्तकाज़ ने फौजी तातुल का खाका फराहम किया जो पूरे सर्द जंग जारी रहा। अब इन दो मुखालिफ तंजीमों NATO और वार मुआहदा का मुकाबला हम कैदी की कशमकश वाले मसले से लेकर कर सकते हैं, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की। अगर दोनों ही फरीकीन ने जौहरी हथियार नहीं बनाया तो ये दोनों ही के लिए एक बेहतरीन मंजरनामा होगा। ये न सिर्फ महफूज होगा लेकिन सस्ता भी होगा। अगर दोनों ही तंजीम हथियार बनाती हैं तो ये दोनों में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। दोनों फरीकीन के नज़रिया से हथियार ना बनाना दूसरी तंजीम की बरतरी में बेहतर होगा, क्योंकि अगर दूसरा फरीक इसलाह बनाता है तो एक फरीक पिछड़ेगा जो कि तबाही का सबब होगा। अमेरिका ने अपने फैसले के अमल में खेल के उसूल का सहारा लिया। जब वो हथियार नहीं बना सके तो इन्होंने एटमी हथियार जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी अपना असलाह चोरी छुपे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1953 तक दोनों के पास एटमी सलाहियत थी। इस सूरत हाल ने एक नए उसूल को जन्म दिया, मैड। जी नहीं, पागल वाला मैड नहीं। इसका मतलब था म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या बाहमी तौर पर यकीनी तबाही। ऐसा लगा कि इस खौफ से कि कहीं दूसरा फरीक एटमी असलहों का इस्तेमाल पहले ना करे, दोनों ही जल्द से जल्द जौहरी असलहों का इस्तेमाल करेंगे। मगर एक और इम्कान भी है। अगर दोनों फरीक शफाफ हैं तो किसी को भी जौहरी सतह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शफाफियत के साथ असल में दोनों फरीकों ने अपने जौहरी की सलाहियत को कम कर दिया। चलिए अब बात करते हैं जॉन नैश की। ये वही शख्स है जिसने 2001 में ऑस्कर इनाम याफ्ता फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड की हौसला अफजाई की है। नैश ने सन 1948 में मैथमेटिक्स में BA और MA किया। इसके बाद इन्हें हार्वर्ड, प्रिंसटन, शिकागो और मिशिगन में रियाजी के प्रोग्राम में कबूल किया गया। हार्वर्ड एक अहम और मशहूर यूनिवर्सिटी थी और वो वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसटन से आया तजवीज़ इनके लिए कहीं ज़्यादा वसी था, इसलिए इन्होंने प्रिंसटन जाने का फैसला किया। सन 1950 में 21 साल की उम्र में इन्होंने एक ख़त लिखा जिसमें नैश तवाज़ुन की बात की, जो कि रिवायती खेल के उसूल के लिए एक चैलेंज था और आगे चलकर माशियात के लिए इनकलाबी साबित होने वाला था। अगरचे इस वक्त किसी ने इनकी अहमियत को मंजूरी नहीं दी। अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद नैश ने MIT में तालीम का काम शुरू किया। कई कामयाबियों के बावजूद वो काफी मायूस रहते थे। इनके हिसाब से इनके करियर की तरक्की काफी सुस्त थी और इन्होंने ज़हनी अदम तवाज़ुन के इशारा देने शुरू कर दिए। इन्होंने ये दावा किया कि एलियंस इन्हें कोडेड पैगाम भेज रहे हैं और इनकी तस्वीर पोप के तौर पर लाइफ डिस्गाइज नामी मैगजीन के सरवरक पर है। नैश कुछ वक्त के लिए मैकलीन अस्पताल में भी रहे, जहाँ इन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से परेशान करार दिया गया और इनका इलाज भी चला। अगले 2 दहाई के लिए वो इसका शिकार रहे और 1980 में आहिस्ता आहिस्ता इससे उभरने लगे। साल 1994 में इन्हें माशियात में नोबल इनाम से नवाजा गया। खेल के उसूल में अपने ताउन के लिए वही खत जो इन्हें 21 साल की उम्र में लिखा था और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना काम फिर से शुरू किया। काफी दिलचस्प और ड्रामाई है ना जिंदगी। कहीं ना कहीं रूसल क्राउ जो कि इस फिल्म के मरकजी किरदार थे, इनके लिए तो ये और भी दिलचस्प किस्सा रहा होगा। इससे सीखने के लिए आइए देखते हैं एक मिसाल। ये अंकित है और ये इनकी बीवी अंबुजा।
अंकित और अंबुजा ने एक खास शाम साथ गुजारने का फैसला किया है। इन्होंने अपनी 2 साला बेटी को इनके दादा दादी के पास छोड़ा ताकि वो दोनों कुछ वक्त अकेले में गुजार सकें। बदकिस्मती से वो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि शाम में क्या किया जाए। अंबुजा सैर के लिए बाहर जाना चाहती है, वहीं अंकित पास के एक रेस्टोरेंट में चाट खाना चाहते हैं। एक आम अज़दवाजी मसला है ना। ये एक तरह का क्लासिकल उसूल भी है जिसे बैटल ऑफ सेक्सेस कहा जाता है। आइए हम इनके लिए बेहतरीन मुतबादिल की तलाश करते हैं। आइए हम इन तबादलों को एक मीटर कस की शक्ल में रखते हैं। हम इनके हर ऑप्शन को पूरा पॉइंट्स देंगे। मुतबादिल जहां वो चाट खाता है और वो सैर पर जाती है, इसे हम 0.0 पॉइंट्स देंगे। अगर मुतबादिल बरअक्स हो, यानी अंकित सैर पर जाता है और अंबुजा चाट खाती है, को भी हम 0.0 देंगे, क्योंकि यहाँ जोड़े के साथ में वक्त गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो दोनों अलग अलग चीज़ें करेंगे तो इस शाम का क्या फ़ायदा। अगर ये दोनों चाट खाने का फ़ैसला लेते हैं तो अंकित को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारने और चाट खाने दोनों का मौका मिलेगा, जबकि अंबुजा को 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इसे सिर्फ अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, सैर का नहीं। इसी तरह अगर दोनों सैर पर जाते हैं तो अंकित को 1 पॉइंट्स और अंबुजा को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों, आसान है ना। अब नैश ने जो बताया वो बेहद आसान है। इन्होंने आसान सवाल किया कि हर खिलाड़ी के लिए किस हिकमत अमली का इंतखाब किया जाए जिसमें खेल की हालत मुस्तहकम रहे, मतलब ऐसा मुतबादिल जिसमें किसी खिलाड़ी को मुतबादिल तब्दील करने का कोई फ़ायदा ना हो, चाहे दूसरा कुछ भी करे। आइए और करीब से मुआयना करते हैं। चलिए 2 मुतबादिल लेते हैं जहां दोनों चाट खाने जाते हैं। अगर अंकित चाट खाने वाले फैसले पर अड़ा रहता है तो या तो अंबुजा इसका साथ देगी या सैर पर जाएगी, मगर अगर अंबुजा चाट खाना चाहती है तो साफ है अंकित अकेला तो सैर पर जाएगा नहीं। तो इस तरह यहाँ दोनों ही ये अंदाज़ा लगाएंगे कि दोनों अपने मुतबादिल पर अड़े रहेंगे। इसी को नैश तवाज़ुन कहा जाता है। चलिए दूसरा मुतबादिल देखते हैं। अगर अंकित सैर पर जाना चाहे तो अंबुजा का फैसला तब्दील करने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर अंबुजा सैर पर जाना चाहती है तो अंकित कम से कम इस शाम के लिए इसे तरजीह पर रखेगा और तब्दीली नहीं होगी। तो एक और नैश तवाज़ुन, अगर दोनों अलग रास्ते जाते हैं, जैसे अंकित चाट खाने और अंबुजा सैर पर, तो इसका नतीजा तवाज़ुन नहीं होगा। यहाँ अंबुजा चाट खाना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि इसे अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जो कि अकेले सैर करने से बेहतर है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपना रद्द अमल, तजावीज़ और सवालात हमें लिख भेजें इस पते पे। विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309, या आप ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। कितना दिलचस्प है ना, मगर माफ़ कीजिएगा आज हमारे पास वक्त ज़रा कम है। ये तो साफ है कि खेल का उसूल हमारी ज़िंदगी में बेहद अहम किरदार अदा करता है और इंसान के ताउन या मुकाबला के फैसलों में चौंकाने वाली बसीरत फराहम करता है, और सियासत से लेकर हयातियात तक और मैदान जंग से लेकर माशियात तक एक बहुत ही वसी मैदान में काम आता है। हम किस तरह फैसला करें, इसमें खेल का उसूल एक इंतहाई अहम जरिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे मैच फैक्टर की एक नई किस्त में। देखते रहिए।